उस एहसास की कल्पना करें, हर सुबह जागना, लेकिन अलार्म की तीखी आवाज से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी खिंचाव से। हम्म। दिन शुरू करने की कोई हड़बड़ी नहीं, बल्कि एक एक सुकून भरी उम्मीद। हाँ, बिल्कुल। तनाव का बोझ नहीं, बल्कि मन में एक हल्कापन, एक मकसद। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये रोज की हकीकत है। सही कहा। और जीने की इसी गहरी वजह को, इसी संतुष्टि वाले एहसास को जापानी संस्कृति में एक बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है, इकिगाई। इकिगाई, हाँ सुना है इसके बारे में। आज हम इसी फलसफे की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें जापान के ओकिनावा द्वीप तक ले जाते हैं। ओकिनावा, जिसे अमरता की भूमि भी कहते हैं, है ना, जहां लोग बहुत लंबा जीते हैं। बिल्कुल। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोग इतने लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन कैसे जीते हैं। क्या राज है इसके पीछे? हाँ, तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इकिगाई शब्द का मतलब जानना नहीं है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा। बल्कि ये समझना है कि ये सिद्धांत ओकिनावा के लोगों की जिंदगी में कैसे रचा बसा है, और सबसे जरूरी, हम अपने जीवन में इस उद्देश्य और आनंद की भावना को कैसे खोज सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इकिगाई शब्द से ही शुरू करते हैं। आपने बताया ये जापानी है। हाँ, ये दो जापानी शब्दों का मेल है। इकी, जिसका मतलब है जीवन, और गाए, जिसका मतलब है मूल्य या वजह। अच्छा, इकी मतलब जीवन, गाई मतलब वजह। हाँ, तो इकिगाई का सीधा मतलब हुआ जीवन का मूल्य या जीने की वजह। मतलब वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह बिस्तर से उठना चाहें। जीने की वजह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसे अक्सर 4 दायरों के संगम के तौर पर भी समझाया जाता है ना, एक वेन डायग्राम जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये 4 अहम सवाल हैं जिनका जवाब हमें खोजना होता है। हम्म पहला, मुझे क्या करना पसंद है? What you love, मतलब वो काम, वो चीजें जिनमें आप खो जाते हैं, जिनसे सच्ची खुशी मिलती है। ठीक है, पैशन। आसानी से और अच्छे से कर लेते हैं। ओके, टैलेंट या स्किल। तीसरा, दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। मतलब आप समाज या दुनिया की कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हैं? आपका योगदान क्या हो सकता है? मतलब दुनिया के लिए उपयोगिता। और चौथा, मुझे किस काम के लिए भुगतान मिल सकता है? व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। आपकी कौन सी काबिलियत या सेवा आर्थिक रूप से वैल्यूएबल है, जिससे गुजारा चल सके? अच्छा, तो ये 4 चीजें हैं, जो पसंद है, जिसमें अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है, और जिसके पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। और जहां ये चारों दायरे मिलते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट वही है इकिगाई। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में शायद इतना आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग इनमें से किसी एक या दो पहलू में ही अटक जाते हैं। जैसे? जैसे मान लीजिए कोई वो काम कर रहा है जो उसे पसंद है और जिसमें वो अच्छा भी है, पर दुनिया को उसकी जरूरत नहीं या उसके लिए पैसे नहीं मिलते। तो एक हॉबी या जुनून हो गया। हाँ, पर इकिगाई नहीं। या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके पैसे मिलते हैं और दुनिया को जरूरत भी है, लेकिन उसे वो काम पसंद नहीं या वो उसमें अच्छा नहीं है। ये तो बस एक नौकरी हुई शायद, जिसमें मन न लगे। बिल्कुल, अंदर से खालीपन महसूस हो सकता है। इकिगाई इन चालों का एक सही संतुलन है। और लगता है ओकिनावा के लोगों ने ये संतुलन साध लिया है। काफी हद तक, हाँ। चलिए अब ओकिनावा की बात करते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग वहीं हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने दशकों तक ओकिनावा के लोगों की जिंदगी को स्टडी किया है। अच्छा। पहले सोचा गया कि शायद उनका खानपान, जो कि नो डाउट बहुत हेल्दी है, या उनकी जेनेटिक्स ही इसका राज है। ये तो कॉमन धारणाएं हैं। हाँ, लेकिन जब और गहराई से देखा गया तो पता चला कि उनके लंबे और खुशहाल जीवन का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे जरूरी पिलर उनका इकिगाई है। तो ये सिर्फ डाइट या जीन्स की बात नहीं है, बल्कि जीने का तरीका, उनका रोज का लाइफस्टाइल, उनका फिलॉसफी। बिल्कुल। ओकिनावा में जिंदगी बहुत सरल है लेकिन उद्देश्यपूर्ण है। हर व्यक्ति के पास सुबह उठने की कोई ना कोई ठोस वजह होती है। कोई उदाहरण? मतलब किस तरह की वजह? बहुत साधारण वजहें भी हो सकती हैं, जैसे किसी बुजुर्ग महिला के लिए अपने पोते पोतियों को स्कूल के लिए तैयार करना, अच्छा। किसी किसान के लिए अपनी सब्जियों की देखभाल करना, किसी मछुआरे के लिए अपनी नाव लेकर समंदर में जाना, या किसी कारीगर के लिए अपने हुनर को और बेहतर बनाना। मतलब ये छोटे छोटे रोज के काम भी इकिगाई का हिस्सा हो सकते हैं।
जरूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला काम ही हो। यही तो इसकी खूबसूरती है। इकिगाई ग्रैंड होने की मांग नहीं करता, ये बहुत पर्सनल है। और ओकिनावा में एक और चीज बहुत अहम है, समुदाय, कम्युनिटी। हाँ, सुना है उनके सोशल ग्रुप्स के बारे में, मोआए। बिल्कुल। मोआए एक तरह के सामाजिक सहायता समूह होते हैं। बचपन से ही लोग इन ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, बचपन से। हाँ, और ये दोस्त जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से भी साथ देते हैं। अरे वाह। ये जुड़ाव, ये अपनेपन का एहसास उनके इकिगाई का एक बहुत अहम हिस्सा है। उन्हें पता है कि वो अकेले नहीं है, वो किसी ग्रुप का, समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो कमाल की बात है। अकेलापन महसूस ही नहीं होता होगा। और रिटायरमेंट का क्या? क्या वहाँ लोग रिटायर होते हैं? उनका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। हमारे यहाँ जैसे रिटायरमेंट का मतलब होता है काम पूरी तरह छोड़ देना, एक तरह से निष्क्रिय हो जाना। हाँ, बिल्कुल। ओकिनावा में पारंपरिक रूप से रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। सच में? हाँ, लोग तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। क्योंकि सोचिए, अगर आपका काम ही आपका इकिगाई है या आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको खुशी और उद्देश्य देता है, तो आप उससे रिटायर क्यों होना चाहेंगे? सही बात है। क्यों होना चाहेंगे? हाँ, उनका काम शायद बदल जाए उम्र के साथ, कम मेहनत वाला हो जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ सार्थक करते रहते हैं, समुदाय में योगदान देते रहते हैं। ये मानसिकता ही कितनी अलग है। काम को बोझ नहीं बल्कि जीवन का एक जरूरी और आनंददायक हिस्सा मानना। कमाल है। बिल्कुल। अब उन 10 नियमों की बात करते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। कहा जाता है कि ओकिनावा के लोग इन सिद्धांतों पर चलते हैं। ये नियम शायद इकिगाई पाने या बनाए रखने के गाइडलाइंस जैसे लगते हैं। हाँ, ये 10 नियम उनके जीने के तरीके का सार हैं। इन्हें बस एक लिस्ट की तरह पढ़ने के बजाय शायद हम इन्हें कुछ थीम्स में बांटकर समझ सकते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। कैसे? जैसे कुछ नियम माइंडसेट और माइंडफुलनेस से जुड़े हैं, कुछ फिजिकल हेल्थ से और कुछ सोशल कनेक्शन और पर्पस से। ठीक है, तो पहले मानसिकता और सचेतनता यानी माइंडफुलनेस वाले नियमों से शुरू करते हैं। एक नियम है धीरे चलें, टेक इट स्लो, और एक और है वर्तमान क्षण में जिएं, लिव इन द मोमेंट। ओकिनावा के संदर्भ में इनका क्या मतलब है? ये दोनों नियम आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी के बिल्कुल उलट हैं। धीरे चलें का मतलब है हड़बड़ी और तनाव से बचना। ओकिनावा के लोग जीवन की रफ्तार धीमी रखते हैं, हर काम को ध्यान से, सचेत होकर करते हैं, मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक काम पर फोकस। अच्छा। और वर्तमान क्षण में जिए इसी से जुड़ा है। मतलब अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहने के बजाय अभी पर ध्यान देना, क्योंकि असल में तो यही पल है हमारे पास। सही है। ये दोनों सिद्धांत मिलकर एक शांत और फोकस जीवन बनाते हैं। और शायद इसी से जुड़ा है एक और नियम, मुस्कुराएं, स्माइल। ये सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका क्या असर होता होगा? बहुत गहरा असर। मुस्कुराना सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट का प्रतीक है। ये आशावाद दिखाता है, चीजों के अच्छे पहलू को देखना, जीवन के प्रति एक हल्का फुल्का रवैया। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं। अच्छा। उनकी गर्मजोशी और मिलनसार व्यवहार में ये झलकता भी है। और एक खुशमिजाज दिल तनाव कम करता है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेस कितनी बीमारियों की जड़ है। हाँ, ये तो है। अब आते हैं शारीरिक स्वास्थ्य वाले नियमों पर, जैसे पेट पूरा ना भरें, डोंट फिल योर स्टमक। इसे वो हारा हाची बू कहते हैं, है ना? हाँ, हारा हाचीबू, ये कमाल का सिद्धांत है। मतलब सिर्फ 80% पेट भरने तक ही खाना। सिर्फ 80%? मतलब थोड़ी भूख बाकी रखनी है। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा खाने से बचना। इससे न सिर्फ पाचन ठीक रहता है, बल्कि शरीर पर फालतू बोझ नहीं पड़ता और एनर्जी लेवल बना रहता है। ये संयम दिखाता है जो उनके जीवन के कई पहलुओं में दिखता है। दिलचस्प है। और दूसरा नियम था अगले जन्मदिन के लिए फिट रहें, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। इसका मतलब जिम जाना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रहना। ओकिनावा के लोग बागवानी बहुत करते हैं। अच्छा। पैदल चलते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं, ताई ची या हल्के योगा जैसे अभ्यास करते हैं। ये लगातार हल्की मूवमेंट उनके शरीर को लचीला और स्वस्थ रखती है, बिना थकाए। ये कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं है। मतलब जीवन शैली में ही फिटनेस शामिल है। एग्जैक्टली। और प्रकृति से जुड़ाव वाला नियम, प्रकृति से दोबारा जुड़ें, रिकनेक्ट विथ नेचर। ओकिनावा तो खुद ही एक खूबसूरत द्वीप है। हाँ। और वो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। प्रकृति के करीब रहना, चाहे वो समंदर का किनारा हो, कोई हरा भरा बगीचा हो या बस खुली हवा में समय बिताना हो,
उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। प्रकृति स्ट्रेस कम करती है, हमारी इंद्रियों को शांत करती है और हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से हीलिंग है। सही बात है। अब उन नियमों पर आते हैं जो उद्देश्य, जुड़ाव और कृतज्ञता पर जोर देते हैं। जैसे अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। हमने मोआई की बात की थी। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। अकेलापन आजकल के समाज की बहुत बड़ी समस्या है और सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। ओकिनावा में मजबूत सामाजिक बंधन जीवन का आधार है। दोस्त सिर्फ सुख दुख के साथी नहीं होते, वो एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। ये गहरा सोशल कनेक्शन उन्हें इमोशनल सपोर्ट देता है और जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। और धन्यवाद दें, हाँ, ग्यारह नियम। कृतज्ञता, हाँ, आभार व्यक्त करना, ये ओकिनावा संस्कृति का हिस्सा है। वे अपने भोजन के लिए, प्रकृति के लिए, अपने दोस्तों और परिवार के लिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी होते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ध्यान नेगेटिविटी से हटकर उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास हैं। इससे संतुष्टि की भावना बढ़ती है। ये बहुत जरूरी है आजकल। और आखिर में 2 नियम जो शायद इन सबको समेटते हैं: सक्रिय रहें, रिटायर ना हो, और अपने इकिगाई का पालन करें। हाँ, ये दोनों नियम सीधे सीधे पर्पस यानी उद्देश्य की भावना से जुड़े हैं। सक्रिय रहने का मतलब सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहना नहीं है, अच्छा, बल्कि मेंटल और सोशली भी एक्टिव रहना है। कुछ ऐसा करते रहना जो आपको व्यस्त रखे, चुनौती दे और संतुष्टि दे, और अपने इकिगाई का पालन करे। ये तो इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ है। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पहचाना या पुरस्कृत किया जाता है तो बाकी नियम अपने आप फॉलो होने लगते हैं। काफी हद तक। धीमे चलना, प्रकृति से जुड़ना, दोस्तों के साथ रहना, एक्टिव रहना, ये सब स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये 10 नियम सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक पूरी उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली बनाते हैं। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये सरल सिद्धांत इतने गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है फ्लो का। इसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है? फ्लो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसे मिहाई चिक्सेंटमिहाई नाम के साइकोलॉजिस्ट ने काफी स्टडी किया था। हाँ, सुना है मैंने। ये वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको समय का, अपने आसपास के माहौल का, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास का भी एहसास नहीं रहता। अच्छा, मतलब पूरी तरह जोन में होना। हाँ, बिल्कुल। आप पूरी तरह से उस काम में लीन होते हैं और उसमें आपको गहरा आनंद और संतुष्टि मिलती है। जैसे कोई म्यूजिशियन जब बजा रहा हो, या कोई पेंटर पेंटिंग करते हुए, या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए सब भूल जाए। बिल्कुल सही उदाहरण है। फ्लो की अवस्था तब आती है जब आपके स्किल्स और उस काम की चुनौती के बीच एक सही बैलेंस होता है। मतलब अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होने लगती है। हाँ। और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपकी काबिलियत से ज्यादा, तो चिंता या फ्रस्ट्रेशन होती है। हाँ। फ्लो उस मीठी जगह पर होता है जहां काम चैलेंजिंग तो है पर आपकी पहुंच में है। आप उसे करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। और ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी में इस फ्लो का अनुभव कैसे करते हैं? क्या वो जानबूझकर ऐसी एक्टिविटीज चुनते हैं? काफी हद तक हाँ। जब आप अपना इकिगाई पा लेते हैं, यानी वो काम जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, तो उसमें फ्लो का अनुभव होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओकिनावा के कारीगर, किसान, यहाँ तक कि रोजमर्रा के काम करने वाले लोग भी अपनी एक्टिविटीज में एक लय और ध्यान पाते हैं। वे अपने काम में माहिर होते हैं और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे चुनौती बनी रहती है। अच्छा। वो अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते, बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन और संतुष्टि का माध्यम भी मानते हैं। तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में, चाहे हमारा काम कुछ भी हो, फ्लो की इस अवस्था को खोज सकते हैं या इसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पहला कदम है उन एक्टिविटीज को पहचानना जिनमें आपको नेचुरली मजा आता है और जिनमें आप समय भूल जाते हैं। फिर कोशिश करें कि उन एक्टिविटीज के लिए रेगुलरली समय निकालें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। ओके। अपने काम में भी छोटी छोटी चुनौतियां ढूंढें जो आपको एंगेज रखें और बोरियत से बचाएं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें
ताकि आप पूरी तरह फोकस कर सकें। और ये सिर्फ बड़े कामों में नहीं मिल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लो खाना पकाने, बागवानी करने, कोई पजल सॉल्व करने या म्यूजिक सुनने जैसी छोटी चीजों में भी मिल सकता है। ये इकिगाई का एक जरूरी पहलू है, क्योंकि ये हमें गहरे जुड़ाव और आनंद का अनुभव कराता है। ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ठीक है, इकिगाई जरूरी है, फ्लो कमाल का है, लेकिन कोई अपना इकिगाई खोजे कैसे, खासकर आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां इतने सारे विकल्प और दबाव हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इकिगाई की खोज एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। एक यात्रा। हाँ, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक्सपेरिमेंट करने की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत उन 4 सवालों पर ईमानदारी से सोचने से होती है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। वही 4 सवाल, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूं, दुनिया को क्या चाहिए और मुझे किसके लिए पैसे मिल सकते हैं। पर इनके जवाब खोजना भी तो मुश्किल हो सकता है। हाँ, और जवाब शायद तुरंत ना मिले। इसके लिए खुद को समय देना होगा, कुछ चीजें ट्राई करके देखनी होंगी। जैसे शायद कोई नया शौक अपनाना पड़े, कोई नया कोर्स करना पड़े, कहीं वॉलंटियर करना पड़े। अपनी जिज्ञासा को फॉलो करना बहुत जरूरी है। किन चीजों के बारे में पढ़ना या जानना आपको अच्छा लगता है, किन एक्टिविटीज में आप नेचुरली खिंचे चले जाते हैं। तो ये एक तरह की एक्सप्लोरेशन है, अपने अंदर भी और बाहर की दुनिया में भी। बिल्कुल। आप ये भी सोच सकते हैं कि बचपन में आपको क्या करना पसंद था, जब बड़े होने की जिम्मेदारियां नहीं थीं। अक्सर हमारे बचपन के जुनून हमें हमारे असली स्वभाव के करीब ले जाते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। लोगों से बात करें, खासकर उन लोगों से जो अपने काम से खुश और संतुष्ट लगते हैं। उनसे पूछें कि उन्होंने अपना रास्ता कैसे खोजा। कभी-कभी दूसरों के अनुभव हमें इंस्पिरेशन दे सकते हैं। और क्या ये मुमकिन है कि किसी का इकिगाई समय के साथ बदल जाए? हाँ, बिल्कुल जरूर बदल सकता है। जीवन बदलता है, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं। सही बात है। जो चीज आपको 20 साल की उम्र में इकिगाई लगती थी, जरूरी नहीं कि 50 की उम्र में भी वही लगे। इसलिए ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। मतलब रुककर चेक करते रहना चाहिए। हाँ, समय समय पर खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या मैं अभी भी सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरा जीवन मुझे मीनिंगफुल लग रहा है? तो इकिगाई कोई फिक्स्ड टारगेट नहीं है, बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है जिसे हम पूरी जिंदगी साधते रहते हैं। ये जानना काफी राहत देता है। हाँ, प्रेशर कम हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको आज ही अपना एक सच्चा इकिगाई मिल जाए। महत्वपूर्ण है उस दिशा में आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना और उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करते रहना जो आपको जिंदा महसूस कराती हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो ओकिनावा के 100 साल जीने वाले लोगों से हमने सीखा कि लंबा और खुशहाल जीवन सिर्फ अच्छी सेहत या किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मूल में उद्देश्य की एक गहरी भावना है। उनका इकिगाई। बिल्कुल। चाहे वो उनके बगीचे की देखभाल हो, उनके समुदाय के साथ जुड़ाव हो या किसी हुनर में महारत हासिल करना हो, उनके पास हर दिन जागने और जीने की एक वजह होती है। और ये वजह सिर्फ बड़े लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। और वो 10 नियम जिन्हें हमने मानसिकता, स्वास्थ्य और जुड़ाव के थीम्स में बांटा, वो दिखाते हैं कि कैसे एक संतुलित, सचेत और कृतज्ञ जीवन शैली इकिगाई को सपोर्ट करती है। हाँ, और फ्लो की अवस्था हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने जुनून और हुनर के साथ जुड़ते हैं तो काम भी आनंद बन सकता है। बिल्कुल। इकिगाई की खोज एक पर्सनल यात्रा है जिसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक्सपेरिमेंट करना और लगातार सीखते रहना शामिल है। तो शायद सुनने वालों के लिए आज का टेक अवे ये है कि एक पल रुककर खुद से पूछें, मेरे जीवन में वो कौन सी चिंगारी है जो मुझे ऊर्जा देती है? वो कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें मैं समय भूल जाता हूँ? मैं दुनिया में क्या खास योगदान दे सकता हूँ? मेरा इकिगाई क्या है? या मैं उसे खोजने की दिशा में अगला कदम क्या उठा सकता हूँ? हाँ, ये सवाल पूछना ही उस यात्रा की शुरुआत है। और ये याद रखना जरूरी है कि जवाब एकदम परफेक्ट या फाइनल होना जरूरी नहीं है, दिशा जरूरी है। क्योंकि जैसा कहा जाता है और जैसा ओकिनावा के लोग हमें दिखाते हैं, जीवन के सबसे अच्छे साल शायद बीते नहीं हैं, वो ठीक अभी इसी पल शुरू हो सकते हैं, अगर हम उद्देश्य के साथ जीने का चुनाव करें। एक विचार जो शायद लोगों को सोचने पर मजबूर करे, क्या होगा अगर हम सफलता को सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से ना मापें, तो फिर किससे मापें? बल्कि इस बात से मापें कि हम अपने इकिगाई के कितने करीब जी रहे हैं। शायद सफलता की परिभाषा ही बदल जाए।